हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 7 दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का पार्ट 8, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जीन रेगुलेशन। ठीक है, जीन रेगुलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी प्रीवियस टॉपिक हैं हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आपको वो सारे समझ में आ गए हैं। तो आज बारी है जीन रेगुलेशन की और जीन रेगुलेशन हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि जीन रेगुलेशन होता क्या है। जीन रेगुलेशन क्या है? द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर जीन प्रोडक्ट The synthesis of a particular gene product is controlled by a mechanism which is collectively called gene regulation. किसी भी जीन का जीन प्रोडक्ट जो है उसकी कितनी सिंथेसिस होनी है, कब होनी है, ये सारा का सारा रेगुलेट होगा विद अ सेट ऑफ जीन्स। ठीक है, तो उसको जीन रेगुलेशन कहा जाता है। एक पूरी मैकेनिज्म है जिसके बारे में हम अब इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो जीन्स हुज प्रोडक्ट आर रिक्वायर एट ऑल टाइम्स और रिमेन स्विच्ड ऑन ऑल द टाइम, सच एज ग्लाइकोलिसिस मेटाबॉलिज्म। कुछ ऐसे जीन हैं जिसके हर वक्त स्विच ऑन रहना जरूरी है, क्योंकि वो मेटाबॉलिक पाथवे तो हर वक्त हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। हम हैं या कोई प्रोकैरियोटिक सेल भी है, उसमें लगातार एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ग्लाइकोलिसिस वन ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे जो हर वक्त बॉडी में चलता रहेगा। तो इस मेटाबॉलिज्म के लिए जितने भी जीन्स चाहिए इसको रेगुलेट करने के लिए, वो तो हमेशा स्विच ऑन रहने वाले हैं, है ना? बात समझ में आ रही है? तो ये तो हर वक्त स्विच ऑन रहेंगे। तो इस तरीके के जीन्स को जो कि एक्सप्रेस होते हैं एट अ मोर और लेस कांस्टेंट लेवल, जो हमेशा मोस्टली ऑन रहते हैं, उनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स और हाउसकीपिंग जीन्स। जो ज्यादातर ऑन रहते हैं, जिनकी हर वक्त एसेंशियल पाथवे है, बॉडी में जरूरत है, तो उस तरीके के जीन्स को बोला जाता है हाउसकीपिंग जीन या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। ठीक है, ओके। जबकि कुछ जीन होते हैं जो हमेशा एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को, वो जब उसकी रिक्वायरमेंट है तब वो स्विच ऑन हो जाते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, और जब रिक्वायरमेंट नहीं है उस टाइम वो स्विच ऑफ पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा फैन स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं ना, जब सर्दी है तो क्या होगा, हमारा फैन स्विच ऑफ रहेगा, हमें फैन की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हमारी समर्स आ जाएंगी, मई आएगी, जून आएगा, तो हमें गर्मी लगती है तो हम उसे स्विच ऑन कर लेते हैं। सिमिलरली जीन भी ऐसा ही करते हैं कि जब जीन के प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो वो क्या रहेगा, स्विच ऑफ पोजीशन में रहेगा, और जब जरूरत होगी तो स्विच ऑन हो जाएगा, अपने प्रोडक्ट्स बनाएगा, प्रोडक्ट्स बना के वो अपना यूटिलाइजेशन होता है सेल के अंदर। तो इस तरीके की जीन्स को लग्जरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कहा जाता है। ठीक है, दे आर स्विच्ड ऑन और ऑफ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। जब उस सेलुलर पर्टिकुलर एक्टिविटी की जरूरत होगी वो स्विच ऑन हो जाते हैं। सिंपल। जैसे कि कुछ जीन्स हैं जो नाइट्रिक रिडक्टेज में काम आते हैं प्लांट्स में, या लैक्टोज डाइजेशन के कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं इकोलाई में। ये सारे के सारे एक फेवरेबल टाइम पर जब उनकी जरूरत है वो स्विच ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं, नीड के आधार पर डिसाइड होता है, उस पर्टिकुलर सेलुलर एक्टिविटी के आधार पर डिसाइड होता है। तो इनको लग्जरी या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहा जाता है। चलिए, सो जीन रेगुलेशन के बारे में बहुत अच्छा काम किया था दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे बेसिकली, जैकब एंड मोनार्ड। जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 में ये पाया कि जेनेटिक मटेरियल पजेस ग्रुप ऑफ रेगुलेटरी जीन यूनिट्स। जेनेटिक मटेरियल में कुछ रेगुलेटरी जीन यूनिट्स होते हैं जिसे उन्होंने ओपेरॉन्स कहा। ठीक है, जो कि पाए जाते हैं, इन्होंने स्टडी किया था प्रोकैरियोट्स में, और अपने इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने इतना अच्छा इसके बारे में बताया था कि ये लगातार जो जीन्स हैं वो कुछ सेट ऑफ जीन्स आगे आने वाले प्रोडक्ट के लिए जो भी बनना है एक रेगुलेटरी जीन की तरह काम कर रहे हैं। एक सेट ऑफ जीन्स हैं, उसमें कुछ जीन्स हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ उसको रेगुलेट करते हैं, कब वो जीन स्विच ऑन होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। तो वो सारा का सारा इन्होंने
ओपेरॉन थ्योरी इन्होंने दी थी। इन्होंने उसके बारे में सारा जीन रेगुलेशन के बारे में बताया था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, जैकब एंड मोनार्ड। ठीक है, ये दोनों फ्रेंच साइंटिस्ट थे। तो दे एक्चुअली प्रपोज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ कॉन्टिगुअस स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय टू कंट्रोलिंग एलिमेंट। इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल जीन का जो प्रोडक्ट है वो बनेगा या नहीं, वो जो भी जिस भी mRNA को ट्रांसक्राइब करने वाले हैं और फिर उस mRNA के थ्रू कोई एंजाइम बनने वाला है, यानी कि उसका प्रोडक्ट हम सिंपल भाषा में बात करें तो बनेगा या नहीं, ये दो कंट्रोलिंग एलिमेंट पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन से होते हैं? एक है इंड्यूसिबल और दूसरा प्रोसेस जो कहा जाएगा उसे रिप्रेसिबल बोलते हैं। इंड्यूसिबल में क्या होगा? इन दिस प्रोसेस gene regulation occur when addition of a substrate or inducer, अगर हमने किसी एक प्लेट में जहां हमने ई कोलाई ग्रो किया हुआ है, अगर हमने कुछ एक सबस्ट्रेट डाल दिया या इंड्यूसर डाल दिया तो उसकी उस पर्टिकुलर इंड्यूसर की प्रेजेंस में जीन स्विच ऑन होंगे या ऑफ होंगे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने इंड्यूसर डाला है तो स्विच ऑन हो जाएगी सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, यानी कि जो स्ट्रक्चरल जीन के बारे में मैं बात कर रही थी वो अपने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दैट इंड्यूसर। उसे इंड्यूसिबल कहा जाता है। ठीक है, एलिमेंट तो स्विच ऑन हो जाएंगी, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ दैट इंड्यूसर। जैसे कि ये अगर मैं आपको एक जीन स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं X, Y, Z। ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है, यहां से लेके यहां तक स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, अब ये किसी प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं, तो ये प्रोडक्ट अगर यहाँ कोई एक इंड्यूसर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑपरेटर हो गया, यहाँ पर हमारा प्रमोटर हो गया, यहाँ पर अदर जीन हो गए। ठीक है, तो अगर ये इंड्यूसिबल प्रेजेंट है तो वो अपनी प्रेजेंस से क्या ऐसा कर सकता है कि ये अपने जो स्ट्रक्चरल जीन है अपना प्रोडक्ट बना पाए। तो अगर इसकी प्रेजेंस से स्ट्रक्चरल जीन अपना प्रोडक्ट बना पा रहे हैं या ट्रांसक्रिप्शन कर पा रहे हैं तो उसको इंड्यूसिबल बोला जा रहा है। यहाँ पर क्या है ये? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ जीन रेगुलेशन वेयर addition of a substrate or inducer switch on the synthesis of enzyme needed for the breakdown of inducer। ठीक है, उसकी प्रेजेंस एंजाइम की सिंथेसिस को प्रमोट करती है। ठीक है, दूसरा आता है रिप्रेसिबल। इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस द जीन रेगुलेशन, एडिशन और एक्यूमुलेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। जब एंड प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा तो एंजाइम की सिंथेसिस बंद हो जाएगी क्योंकि एंड प्रोडक्ट ज्यादा हो गया है। नीडेड फॉर द फॉर्मेशन, दिस फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड फीडबैक रिप्रेशन। कोई चीज हमने स्विच ऑन करी, रिएक्शन होती जा रही है, एंड प्रोडक्ट इतना ज्यादा हो गया कि उसने फिर वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचा दी कि अब बहुत हो गया है, अब स्विच ऑफ कर दीजिए, अब प्रोडक्ट आगे मत बनाइए। ठीक है, तो इसे रिप्रेसिबल बोलते हैं। Now come to the Operon model. So, according to the Operon model, several gene code for an enzyme in some metabolic pathway are present in a sequence of chromosomes. मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स पर जितने भी जीन लगे हुए हैं उसमें सेवरल जीन वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि एंजाइम सिंथेसाइज होगा या नहीं, जितने भी हैं मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करने के लिए। So, the expression of structural gene are controlled by some regulatory genes। तो कुछ regulatory genes होते हैं जो ये रेगुलेट करते हैं कि जो स्ट्रक्चरल जीन है वो अपना एक्सप्रेशन दे या ना दे। एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या बता रहा है कि वो mRNA बनाए या ना बनाए, है ना। mRNA बनेगा, फिर उससे क्या बनेगा, फिर उससे प्रोटीन बनेगी, सिंपल सी बात है। तो अपना वो स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस करे या ना करे ये कंट्रोल होता है कुछ रेगुलेटरी जीन्स से। सो द ओपेरोन का क्या मतलब हुआ? इट इज अ यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन
एंड रेगुलेशन। जीन कैसे एक्सप्रेस करेगा और कैसे रेगुलेट होगा उसका एक्सप्रेशन, उसे ओपेरॉन कहा जाता है। तो इस ओपेरॉन सिस्टम में कितने जीन्स होते हैं और वो कैसे कैसे लगे होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है स्ट्रक्चरल जीन ओपेरॉन में। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन को क्या कहा जाता है? इसको सिस्ट्रॉन भी कहा जाता है, क्योंकि वो जीन जो एक्सप्रेस कर पाए और प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाए, दैट इज नोन एज सिस्ट्रॉन। सो द स्ट्रक्चरल जीन ऑल्सो कॉल्ड सिस्ट्रॉन आर एनी जीन और मैनी जीन्स other than the regulatory genes whose product or enzyme are involved in a specific biosynthetic pathway and whose expression is coordinately controlled। ठीक है, तो जिसके प्रोडक्ट जो है इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एक बायोसिंथेटिक पाथवे में और जिसका एक्सप्रेशन जो है कितना होना है और कब होना है, ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होता है विद सम रेगुलेटरी जीन्स। ये होते हैं स्ट्रक्चरल जीन, इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होता है ऑपरेटर सीक्वेंसेस। देखिए ये इस डायग्राम में मैं पहले आपको समझा देती हूँ। ये ओपेरॉन है, यहाँ लिखा हुआ है ना ओपेरॉन। ओपेरॉन में कितना पार्ट हुआ? अभी हमने पढ़ा ये स्ट्रक्चरल जीन जो अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे AYZ। यहाँ पर 3 जीन्स का नाम दिया हुआ है AYZ, ये स्ट्रक्चरल जीन है। दूसरा पार्ट इस ओपेरॉन में क्या क्या है? दूसरा पार्ट ये O है जिसे हम बोल रहे हैं ऑपरेटर सीक्वेंस। फिर अगला पार्ट क्या है? फिर है ये प्रमोटर रीजन। तो कंट्रोल एलिमेंट और स्ट्रक्चरल जीन, इन पूरे को मिलाकर कहा जाता है ओपेरॉन। और इस ओपेरॉन को कब स्विच ऑन होना है, कब स्विच ऑफ होना है, इसको पूरी तरीके से रेगुलेट करता है कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस जो जस्ट प्रमोटर के बाद प्रेजेंट होते हैं, जिसे यहाँ पर I से आपको डिनोट किया गया है। ठीक है, अब आपको ओपेरॉन समझ में आ गया सारा। स्ट्रक्चरली हमने डिस्कस कर लिए थे, अब हम ये O पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे कहा जा रहा है ओपेरॉन ऑपरेटर सीक्वेंस। इट कंट्रोल, दीज आर कंट्रोल एलिमेंट्स such as operator sequence which is a DNA sequence that regulate transcription of a structural gene। तो ये क्या रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है कि स्ट्रक्चरल जीन, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इनसे कितना ट्रांसक्रिप्शन होना है, इस चीज को रेगुलेट करेगा ये ऑपरेटर। ठीक है, फिर है रेगुलेटर जीन्स, द जीन्स whose product recognize the control element। और इसका प्रोडक्ट क्या होता है? इसका प्रोडक्ट होता है रिप्रेसर। ठीक है, एग्जाम्पल अ रिप्रेसर विच बाइंड टू द ऑपरेटर सीक्वेंस ऑफ द सेम ओपेरॉन टू रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन। ये है रेगुलेटरी जीन्स। इसका जो प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा रिप्रेसर। ठीक है, ये इसका जो प्रोडक्ट है, ये अगर ऑपरेटर के साथ जाके, से ये है इसका प्रोडक्ट, अगर ये ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड कर जाएगा यहाँ पर, तो ऑपरेटर इसके आगे स्ट्रक्चरल जीन से जो भी प्रोडक्ट ट्रांसक्राइब होना है वो नहीं होने देगा, है ना, क्योंकि वो आगे वाली मैकेनिज्म को रोकेगा। तो ये रेगुलेटरी जीन्स होते हैं जो कि रिप्रेसर यहाँ पर नाम बताया आपको, जो रेगुलेट करते हैं ऑपरेटर को कि कब वो और ऑपरेटर को पर उसका प्रोडक्ट जाकर बाइंड करेगा, तो वो ये कंट्रोल करेंगे कि स्ट्रक्चरल जीन का प्रोडक्ट बनना है या नहीं। ये फंक्शन हो गया हमारा रेगुलेटरी जीन्स का। ठीक है, तो ऑपरेटर में क्या हुआ? ओपेरॉन हैव स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी जीन्स that function as a single unit. It include a regulatory genes जो कहाँ होंगे? यहाँ पर just outside. It is located just outside the operon core for a repressor or aporepressor protein. फिर इसके बाद होगा प्रमोटर। प्रमोटर क्या है? It is a sequence of DNA where RNA polymerase bind. ये जो प्रमोटर है यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, अटैच करेगा और अपने आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी शुरू करेगा। फिर एमआरएनए वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, है ना। सो अ प्रमोटर इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज अटैचेस एंड व्हेन अ जीन टू बी ट्रांसक्राइब। कब ये अटैच होगा? जब किसी भी जीन को ट्रांसक्राइब करना है, यानी कि उसको अपने अंदर से एमआरएनए सिंथेसाइज करना शुरू करना है, इस तरीके से।
तब ये जो प्रमोटर रीजन है इस पर ये कंट्रोल एलिमेंट का जो पार्ट है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड कर जाता है। इसका और अच्छा डायग्राम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी हम फिलहाल ओपेरॉन के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। अब यही हमने रेगुलेटरी जीन पढ़ लिया, हमने प्रमोटर पढ़ लिया, अब हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। ऑपरेटर क्या है? एन ऑपरेटर, ये वाला पार्ट, इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, शॉर्ट सीक्वेंस होता है डीएनए का, वेयर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स प्रिवेंटिंग आरएनए पॉलीमरेज फॉर अटैचिंग द प्रमोटर। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ बाइंड करती है? ये जो रेगुलेटरी जीन ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाई, ये मान लीजिए ये है रिप्रेसर प्रोटीन, आर से रिप्रेजेंट कर देती हूं मैं। अगर वो यहाँ पर जाकर बाइंड कर जाती है ऑपरेटर से, तो वो क्या करेगी? आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं होने देगी, और जब प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं होने देगी तो आगे का प्रोसेस रुक जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा। एंड स्ट्रक्चरल जीन, इसके बाद ऑपरेटर के बाद आ गए स्ट्रक्चरल जीन। दीज आर कोड फॉर द एंजाइम फॉर मेटाबॉलिक पाथवे एंड आर ट्रांसक्राइब्ड एज अ unit. So these are the structure or these are the set of genes which are the part of operon. Operon की जो main part है वो क्या है? Promoter, operator and structural genes. यहाँ पर Z, Y और A के नाम से है। So the control element and structural gene ये है operon, और इसके इस तरफ जो है प्रेजेंट होते हैं रेगुलेटरी जीन्स जो रेगुलेट करते हैं ओपेरॉन को, कब वो स्विच ऑन पोजीशन में जाए और कब स्विच ऑफ पोजीशन में जाए। रेगुलेटरी जीन के जो प्रोडक्ट हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि कब ओपेरॉन फंक्शनल रहेगा और कब फंक्शनल नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। सो ओपेरॉन में फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम वो है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इन ई कोलाई ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज रिक्वायर 3 एंजाइम्स। लैक्टोज क्या है? इट इज अ एनर्जी सोर्स। इसके ब्रेकडाउन, और ये आपको पता है ये डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, तो डाइसैकेराइड तो यूटिलाइज नहीं होता बॉडी में। हमारी बॉडी में क्या यूटिलाइज होता है? हमारी बॉडी में तो मोनोसैकेराइड यूटिलाइज होता है, आपको पता है, बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा है। तो ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज ये हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो जो लैक्टोज होता है उसका ब्रेकडाउन होगा इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। फिर ये जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइजेशन, उसका यूटिलाइजेशन होता है फॉर अदर मेटाबॉलिक पाथवे लाइक ग्लाइकोलिसिस एंड ऑल। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। तो जब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है उस टाइम में क्या होगा? ई कोलाई लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेगी और इसके ब्रेकडाउन के लिए 3 एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? सो दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर वाया अ रेगुलेटरी सिस्टम नोन एज लैक ओपेरॉन। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है और वो जब कन्वर्ट होना है मैं गलत बोल रही हूँ, लैक्टोज का ब्रेकडाउन होना है और लैक्टोज को जब कन्वर्ट होना है अपनी मोनोमर यूनिट्स में या मोनोसैकेराइड में, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। उसको ब्रेकडाउन होने के लिए 3 एंजाइम्स चाहिए हैं, और उन 3 एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए अ सेट ऑफ जीन्स चाहिए हैं, और उस पूरे ओपेरॉन को बोला जाता है लैक ओपेरॉन। द एडिशन ऑफ लैक्टोज इटसेल्फ स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड एंजाइम। जो एंजाइम चाहिए उसको स्टिमुलेट करने के लिए जो लैक्टोज है वो खुद ही एक इंड्यूसर का काम करता है। ठीक है, और इसीलिए वो खुद ही इंड्यूसर का काम करता है, तो यानी कि वो जीन रेगुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसीलिए इस सिस्टम को इंड्यूसिबल सिस्टम कहा जाता है। लैक ओपेरॉन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी प्रेजेंस में ही वो रेगुलेट कर पाएगा कि एंजाइम सिंथेसाइज करो ताकि मेरा ब्रेकडाउन हो और मैं कन्वर्ट हो जाऊं अपनी मोनोसैकेराइड यूनिट में, ताकि ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाए ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। तो जो लैक ओपेरॉन है ये होगा कब टर्न ऑन? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ई कोलाई बैक्टीरिया कैन ब्रेक डाउन
लैक्टोज, बट इट्स नॉट देयर फेवरेबल फूड। यही तो मैं अभी आपको बता रही थी कि ब्रेक डाउन वो कर देगा, लेकिन इसका फेवरेबल फूड तो ये नहीं है। लेकिन अगर ग्लूकोज है उसका फेवरेबल फूड, अगर ग्लूकोज आसपास है तो वो क्या करेंगे, ग्लूकोज को यूज करना प्रेफर करेंगे रादर देन वो लैक्टोज को यूज करें। लेकिन अगर ग्लूकोज कम रह गया है ही नहीं, और उसको एनर्जी चाहिए बैक्टीरिया को, तो वो क्या करे, वो तो कहीं से भी ऐसी चीज खोजेगा ना जिसको वो कन्वर्ट कर ले ग्लूकोज में, तोड़ ले उसको। तो जब ग्लूकोज सिस्टम में है ही नहीं, हमने कोई एक मीडिया बनाया इस प्लेट पर और यहाँ पर हमने ग्लूकोज दिया ही नहीं है और हमने लैक्टोज डाल दिया है, लैक्टोज डाल दिया, ग्लूकोज एनर्जी सोर्स ना देके लैक्टोज डाल दिया, तो बैक्टीरिया को तो जिंदा रहने के लिए लैक्टोज को यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो लैक्टोज खुद ही इंड्यूस करेगा इस पर्टिकुलर जीन सेट को कि भाई आओ एंजाइम्स ऐसे बनाओ जो मुझे तोड़ें और मोनोसैकेराइड यूनिट में कन्वर्ट करें, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर दें। ये क्या कर दें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ दें। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी देयर इज एन एंजाइम जिसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज कहते हैं, उसकी प्रेजेंस में ये चीज होती है। और इस एंजाइम की सिंथेसिस के लिए भी इसी ओपेरॉन सिस्टम में किस तरीके से फंक्शनल होता है उसके बारे में हम कमिंग स्लाइड्स में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ ये बता रही थी कि फेवरेबल फूड तो है ही नहीं ई कोलाई का लैक्टोज, वो उसको यूज नहीं करेगा। अगर वो भी पड़ा है मीडिया में और ग्लूकोज भी है एनवायरमेंट में तो वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। हाँ, लेकिन अगर ग्लूकोज खत्म हो गया है और एनर्जी बहुत कम बची है तो फिर क्या करेगा, वो बैक्टीरिया लैक्टोज का ब्रेकडाउन शुरू कर देता है। ठीक है, सो इफ लैक्टोज इज देयर इज द ओनली शुगर अवेलेबल in the media, the E. coli will go right away and use it as a energy source. उसको एनर्जी सोर्स के लिए यूज कर देता है। तो कंडीशनल है, यहाँ पर ग्लूकोज नहीं होना चाहिए और लैक्टोज होना चाहिए, तब ये काम करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ तो हर वक्त स्विच ऑन पोजीशन में रहते हैं, है ना, कुछ होते हैं कंडीशनल, कभी कभी स्विच ऑन होते हैं। ठीक है, जीन्स। ओके, तो टू यूज लैक्टोज बैक्टीरिया मस्ट एक्सप्रेस लैक ओपेरॉन जीन्स। अपने जो लैक्टोज है उसको यूज करने के लिए एज अ एनर्जी करेंसी, उसको यूज करने के लिए वो क्या करेंगे, अब अपने लैक ओपेरॉन सिस्टम को वो क्या करेंगे, एक्सप्रेस करते हैं, जो क्या करता है, विच एनकोड की एंजाइम्स फॉर लैक्टोज अपटेक एंड इट्स मेटाबॉलिज्म। टू बी एन एफिशिएंट एज पॉसिबल, ई कोलाई शुड एक्सप्रेस अ लैक ओपेरॉन ओनली व्हेन टू कंडीशंस आर मेट। कब वो एक्सप्रेस करेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि लैक्टोज अवेलेबल होना चाहिए सिस्टम में, है ना, एंड ग्लूकोज नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका फेवरेबल फूड तो ग्लूकोज है। तभी केवल क्या होगा, लैक ओपेरॉन स्विच ऑन होगा और वो ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज करेगा जिससे लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो जाए इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, ओके। सो लैक ओपेरॉन, लैक को यहाँ पर जो लैक ओपेरॉन शब्द दिया है उसमें लैक का मतलब लैक्टोज से ही है, एक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो लैक ओपेरॉन इट इज अ पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन विच इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है, सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रेफर्ड टू एज ओपेरॉन। इसके अलावा लैक ओपेरॉन के अलावा कुछ और ओपेरॉन्स भी हैं, जैसे ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, जैसे टीआरपी बोल देते हैं, एआरए ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन, वेलिन ओपेरॉन, ये बहुत सारे ओपेरॉन हैं जो कंडीशनल ओपेरॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लैक ओपेरॉन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। अभी हमने ओपेरॉन का जनरल स्ट्रक्चर देख लिया है कि उसमें स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। देखिए आप अभी स्लाइड में लास्ट में मैंने आपको बताया था, डायग्राम याद करें। चलिए मैं यहाँ दोबारा से बना देती हूँ। ये दीजिए, ये तीनों क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, जिसे हमने XYZ लिख दिया, स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पर है ऑपरेटर, यहाँ है प्रमोटर। ठीक है, ये कंट्रोल एलिमेंट्स हो गए और ये कंट्रोल एलिमेंट्स हैं और ये स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, और यहाँ पर रिप्रेसर जीन है या रेगुलेटरी जीन है। ठीक है, जिसे इंड्यूसिबल जीन्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये अभी हमने लास्ट कुछ स्लाइड्स पहले ही देखा था। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ डायग्राम इसलिए बनाया ताकि मैं जब ये लाइंस पढूं तो आप इससे रिलेट कर पाएं। क्या रिलेट कर पाएं कि लैक ओपेरॉन में एक वन रेगुलेटरी जीन है
जिसे कहा गया है रेगुलेटरी जीन, जिसे कहा गया है आई जीन। ठीक है, आई रेफर टू इनहिबिटर एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है जिसको नाम दिया गया है Z, Y एंड A। तो हम लिख देते हैं Z, Y एंड A। ठीक है, द आई जीन कोड फॉर रिप्रेसर ऑफ द लैकोपेरोन। आई जीन जो है वो लैकोपेरोन के लिए रिप्रेसर को कोड करता है। ओके, जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मैंने अभी आपको बताया था ना, एक जीन होता है जो कि लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो वो जो जेड जीन है एक्स जेड वाई और ए में, दैट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बी गैल बोलते हैं, इसकी सिंथेसिस करता है, विच इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए कि ये जो लैक्टोज है, इसका जो ये ब्रेक डाउन हो रहा है इन ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इसका ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है ये हो रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रेजेंस में। ठीक है, और ये डाइसैकेराइड है और ये इसकी मोनोसैकेराइड है या मोनोमरिक यूनिट है, और इसके बाद ही तो ये ग्लूकोज यूज होगा, मैंने आपको बताया ना। तो इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कौन सा जीन कोड कर रहा है? ये जेड जीन कोड कर रहा है। कौन सा जीन कोड कर रहा है? जेड जीन कोड कर रहा है। सो ये पूरा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ डाइसैकेराइड को मोनोमर यूनिट में जो तोड़ने में जो एंजाइम हेल्प कर रहा है वो आपको याद करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, सो ये देखिए, अब इस पिक्चर को, इस इमेज को बहुत ध्यान से देखकर आप सारा मैं जो लैकोपेरोन इस टाइम बताने वाली हूँ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये सेट ऑफ जीन अभी हमने ओपेरोन पढ़ लिया था ना, ये तीनों क्या है? ये तीनों है स्ट्रक्चरल जीन, जेड, वाई एंड ए। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन के बगल में क्या है? ऑपरेटर, उसके बगल में क्या था? प्रमोटर, ये पूरा का पूरा क्या है? ओपेरोन, और इसके बगल में है इंड्यूसिबल जीन्स जो कि रेगुलेटरी जीन है। ठीक है, ओके, तो जब इंड्यूसर एब्सेंट है, यहाँ पर इंड्यूसर क्या है? इंड्यूसर है यहाँ पर लैक्टोज। लैक्टोज जब है ही नहीं, लैक्टोज की प्रेजेंस ही नहीं है, भरपूर मात्रा में ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज है ही नहीं मीडिया में, तो क्या होगा? ये जो आई जीन है, जो रेगुलेटरी जीन है, जिसे इनहिबिटर जीन बोल रहे हैं, ये एक रिप्रेसर प्रोटीन को कोड कर देता है। रिप्रेसर एमआरएनए को कोड करेगा जो कि एक रिप्रेसर प्रोटीन बना लेगी, और ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ जाकर बाइंड कर जाएगी। जब ये रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ जाकर बाइंड कर जाएगी तो क्या होगा? ये आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के साथ बाइंड यहाँ पर नहीं होने देगी। आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं होगा। जब बाइंड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा इन प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। और अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो यानी कि यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है, यहाँ पर लैक्टोज एब्सेंट था। लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा? तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो इंड्यूसर ने फिर से वही किया, रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन बनाई, लेकिन यहाँ पर लैक्टोज, ये येलो में लैक्टोज दिखाया हुआ है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो इट एक्ट एज अ इंड्यूसर, मैंने बताया था आपको। तो ये लैक्टोज ही जाकर इसके रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाता है और इस रिप्रेसर को क्या करता है? इनएक्टिवेट कर देता है, इसको इनएक्टिवेट कर देता है। जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा, जाके बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के पास आकर बाइंड कर जाएगा। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज, और जब वो बाइंड कर जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चरल जीन अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, लैक एमआरएनए बनेगा, जेड जो जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, वाई परमिएज एंड ए ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या बताया मैंने अभी आपको? मैंने अभी आपको बताया इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर
जब इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है मीन्स जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर कोई भी इस रिप्रेसर को रोकने वाली चीज नहीं है। इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है तो रिप्रेसर अपनी रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा और वो रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर पर बाइंड हो जाएगी। ऑपरेटर पर बाइंड हो गई तो ऑपरेटर रोक देगा आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर बाइंड करने से। वो बाइंड नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चरल जीन अपना प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और ये कब होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा। जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज खुद ही जाकर इसके रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा और इस रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा। जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, ये यहाँ जाके बाइंड नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या बाइंडिंग हो जाएगी, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड हो जाएगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन से लैक एमआरएनए बनेगा और लैक एमआरएनए के बाद ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा जिससे रेस्पेक्टिव एंजाइम सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ये इसकी मैकेनिज्म पूरी क्लियर हो गई लैक ओपेरॉन की। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये मैंने आपको अभी बता दिया है, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है, दोबारा रिवाइज हो गया हमारा। लैक्टोज इज एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन। अभी हमने पूरा पिछले स्लाइड में डायग्राम से समझ लिया कि लैक्टोज की प्रेजेंस ही ये बताएगी कि रेगुलेटरी जीन्स को या उस पर्टिकुलर ओपेरॉन को ऑन होना है या ऑफ होना है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंड्यूसर कहा जाता है। लैक्टोज को क्यों इंड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस ही बताती है। जब ये प्रेजेंट होगा तो वो इंड्यूस करेगा सिस्टम को कि भैया एंजाइम बनाओ, इंड्यूस करेगा उसको स्विच ऑन करने के लिए, और जब वो नहीं होगा तो स्विच ऑफ कर देगा, है ना। तो ये अपने ही ब्रेकडाउन को इंड्यूस करता है खुद ही उन ओपेरॉन को स्विच ऑन करने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स लाइक ग्लूकोज, if lactose is provided in the growth medium of the bacterium, the lactose is transported into the cell through the action of permease. permease जो एंजाइम था उसके एक्शन से ये अंदर पहुंचता है और अंदर फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसका ब्रेक डाउन करके इसकी मोनोमर यूनिट में इसको क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ देता है इसकी अपनी मोनोमर यूनिट्स में। दिस इज अनदर डायग्राम जिसको मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखिए, ये प्रमोटर है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑपरेटर है एंड ये स्ट्रक्चरल जीन्स है। जब यहाँ पर कोई इंड्यूसर नहीं है यानी कि लैक्टोज नहीं है तो ये एमआरएनए जो भी रिप्रेसर प्रोटीन बनाया वो एक्टिव था और जाके ये देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये यहाँ पर जाकर बाइंड हो गया रिप्रेसर। तो क्या हुआ, नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन, क्योंकि ये इनएक्टिव पड़े हुए हैं। लेकिन जब इंड्यूसर प्रेजेंट है यानी लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज ने यहाँ पर आके इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर लिया, खुद ही इंड्यूस कर लिया, बाइंड कर लिया, तो इसने ये अपना अलग कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो यहाँ पर आकर अपना आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गए, तो उन्होंने इन तीनों एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। फिर ये जो लैक्टोज है ये इसका ब्रेकडाउन हो गया इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सिंपल, दोबारा आपको दूसरे डायग्राम से भी सेम बात समझा दी गई है, ठीक है। ओके, सो द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आई जीन। आई जीन जो था वो वहां से रिप्रेसर जो है ओपेरॉन का सिंथेसाइज होता है। ओके, द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। ठीक है, हम समझ चुके हैं इस बात को, इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर। ये पॉइंट भी हम समझ चुके हैं, सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज द रिप्रेसर इज इनएक्टिव बाय इंटरैक्टिंग विद द इंड्यूसर। दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज टू असिस्ट द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड। वो जाकर प्रमोटर से बाइंड कर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो जाता है। Essentially, the regulation of lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. एंजाइम और सबस्ट्रेट वाला एंजाइम सिंथेसिस भी तो ऐसे ही होती है, सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तो एंजाइम सिंथेसिस होती है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो एंजाइम क्यों सिंथेसिस होगी। सिमिलर वे में भी यहाँ पर लैक ओपेरॉन रेगुलेट होता है। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर्स टू एज नेगेटिव
रेगुलेशन। जब रिप्रेसर के थ्रू ये रेगुलेट होता है तो इसे नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। हालांकि इसका पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक एएमपी। इसे हंगर सिग्नल्स भी बोलते हैं। हंगर सिग्नल्स जब ग्लूकोज काफी कम मात्रा में रह जाता है तब साइक्लिक एएमपी पॉजिटिव रेगुलेशन देके उसको रेगुलेट करती है लैकोपेरोन को, मगर ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम और ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द जीन रेगुलेशन, ओपेरॉन एंड लैकोपेरोन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए ताकि आपके एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो सके। थैंक यू।